एक हवाला है मेरी पहचान का, वरना चेहरों में कहाँ रहता हूँ। ज़बान उसकी होती है जो उसे बोलता है और उसे बरतने का हुनर जानता है, और उसी पर खुलती है जो उससे इश्क करे। कैसे ही अजीम शायर से आपकी मुलाकात कराते हैं, जिसकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, लेकिन उर्दू से मोहब्बत ने उसे एक मकबूल और मारूफ शायर बना दिया, जिसे हम खुशबीर सिंह शाद के नाम से जानते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी ये मंज़र बनाता हूँ हवाओं के मुकाबिल, हवाओं के मुकाबिल रेत का एक घर बनाता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। शाद की पैदाइश सन 1954 में सीतापुर लखनऊ के कस्बे सिधौली में हुई। वालिद इंजीनियर थे, कारोबारी घराना था, सो जाहिर है घर में कोई अदबी माहौल नहीं था। अब इसे लखनऊ की आबो हवा का असर कहें कि खुशबीर का इश्क, जो अपनी नौजवानी में शायरी को दिल दे बैठे। उर्दू के रस्मुल ख़त से वाकिफ़ ना होने के बावजूद, क्योंकि उनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी, सो हिंदी रस्मुल ख़त से ही शायरी को संवारने लगे। और यह सिलसिला उनका पहला मजमुआ जाने कब मौसम बदले शाया होने तक चलता रहा, जो 1992 में शाया हुआ। फिर बाकायदा एक उस्ताद से उर्दू सीखी, बल्कि उस्ताद वाली आसी के शागिर्द हो गए। अब तक खुशबीर सिंह साहब के 9 शेरी मजमुए 12 एडिशन में हिंदुस्तान व पाकिस्तान में छप चुके हैं। एक तवील अरसे तक लखनऊ में रहने के बाद अब वो जालंधर पंजाब को अपना वतन सानी बना चुके हैं। शाद साहब, इस्तकबाल है आपका। लखनऊ, बाद में पंजाब, एक लैंड ऑफ एग्रीकल्चर और लैंड ऑफ कल्चर। कल्चर से एग्रीकल्चर तक का सफ़र कैसा रहा, ये तख्लीकी सफ़र कैसा रहा? रजी साहब, पंजाब बेशक लैंड ऑफ एग्रीकल्चर है, लेकिन ये महज लैंड ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है। इसका जो अदबी पस मंज़र है, यहाँ की अदबी ज़मीन बहुत ही ज़रखेज़ रही है, और इसी पंजाब ने हफीज़ जालंधरी, अर्श मलसियानी और साहिल लुधियानवी जैसे शायर इस दुनिया को दिए हैं। तो ये बिल्कुल लैंड ऑफ एग्रीकल्चर कहना मुनासिब नहीं होगा पंजाब को। लखनऊ का एक माहौल अलग है, वहाँ का एक अलग वहाँ की आबो हवा अलग है, लेकिन पंजाब का भी उर्दू अदब में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। शाद साहब, आपसे मेरा गायबाना ताल्लुक़ इस तरह से रहा, मैं एक तारिक अजीज़ साहब हैं, शो करते हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े शोमैन हैं, और तारिक अजीज़ का उनका एक बैतबाजी का मुकाबला होता है। जी जी जी। और उसमें बहुत ही अदबी शख्सियात जो हमारी रहे हैं, जो शोहरा रहे हैं, उनके शेर पढ़े जाते हैं। बहुत मयारी शो होता है वो। उसमें आपका शेर, ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरे, ये सर का हिस्सा है, और कई ऐसे शेर आपके हमने सुने। तो जो ये तख्लीकी सफ़र रहा आपका, आप यहाँ पे मशहूर हैं, और यहाँ से ज़्यादा जो बैरूनी ममालिक हैं वहाँ आप ज़्यादा मशहूर हैं, तो ये शेर आपको वहाँ से यहाँ पर लेकर के आया, या फिर यहाँ से आप वहाँ गए, कैसे रहा ये? कुछ हर शायर के मुकद्दर में कोई ऐसे शेर होते हैं जो उसकी पहचान बन जाते हैं, और वो उस शेर के हवाले से ज़्यादा पहचाना जाता है, कि हालांकि उसका काम और बहुत कुछ होता है, उससे उसने अच्छा भी कहा होता है। तो हुआ यूँ कि मैं 2005 में पहली बार पाकिस्तान गया जी। तो वहाँ एक शायर कायद मुशायरा होता है, इंटरनेशनल मुशायरा, बहुत बड़ा, हज़ारों की तादाद में लोग उसमें होते हैं। जी। तो वहाँ मैंने पहली बार ये गज़ल पढ़ी। तो ये शेर जब मैंने पढ़ा तो मैं तो पढ़ने के बाद आ गया वापस। अगले दिन अखबारात में और टीवी में ऐसा हंगामा था इस शेर को लेकर कि मुझे खुद हैरानी हुई कि, और मेरे लिए सबसे बड़ी जो सनद थी वो थी कि ज़फ़र इकबाल जैसा शायर, जो दुनिया का सबसे बड़ा उर्दू का शायर है, वो अगले दिन दूसरे मुशायरे में मुझे स्टेज पे मिले। उन्होंने बोला कि मेरी पीठ थपथपाई, बोला ये तुमने क्या कमाल का शेर कह दिया है, और उन्होंने अपने एक कॉलम ने मेरे इस शेर का जिक्र किया। फिर उसके बाद तो ये शेर रातों रात कई मुल्कों की हदें पार करके, मैं तो दूसरे मुल्कों में बाद में गया, लेकिन ये शेर रातों रात ही कई सरहदें पार कर गया और कई मुल्कों में पहुंच गया, और इस शेर ने मुझे कई सफ़र कराए। शाद साहब, याद आया ज़फ़र इकबाल, अहमद फराज, जॉन एलिया,
ऐसा कोई भी शख्स शायर नहीं रहा, शोरा अदीब नहीं रहा जिसके साथ आपने स्टेज शेयर ना किया हो। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे तजुर्बात रहे? मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे इन लोगों के साथ स्टेज शेयर करने का और इनको सुनने का, इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और इनके सामने अपना कलाम पढ़ने की मैंने जसारत की और मुझे इनकी दाद मिली। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की और ख़ुशी की बात है। बहुत कुछ सीखता है इंसान ऐसे लोगों के साथ। जब आप किसी छतनार दरख्त के नीचे बैठते हैं तो उसका जो साया होता है, जो आपको खुशी देता है, जो सुख देता है, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। जी। हर कदम पे आप, ये तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोग जिनका आपने जिक्र किया, इनसे तो इंसान ज़िंदगी भर सीखता है, ज़िंदगी भर सीखता है। शाद साहब फिर वहीं लौटते हैं। पंजाब जिसे उर्दू की बेटी कहा जाता है, पंजाबी उर्दू, लखनऊ तहज़ीब का शहर, क्या फ़र्क है? मुझे एक बहुत पुराना लतीफ़ा याद आ गया। अल्लामा इकबाल एक बार लखनऊ आए, मशहूर शायर अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये कौमी तराना हमको दिया। तो ज़ाहिर है वो पंजाबी थे, उनका लहजा पंजाबी था, टोन पंजाबी थी। तो लखनऊ की एक नशिस्त में इन्होंने अपनी शायरी सुनाई। जब वो अपनी बात ख़त्म कर चुके तो किसी ने कहा साहब आप कुछ उर्दू में सुना दीजिए। तो बुनियादी फ़र्क सिर्फ ये है कि उर्दू तो वही है, जी। लखनऊ में तलफ़्फ़ुज़ और लखनऊ का जो अंदाज़े बयां है। पंजाब में जो उर्दू बोली जाती है वो पंजाबी में बोली जाती है। यहाँ का जो बोलने का अंदाज़ है, जो लहजा है, उसमें कहीं वो पंजाबियत झलक के सामने आती है, जिसकी अपनी एक अलग खूबसूरती है। आपकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है। उर्दू वालों को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि आप अपनी ज़बान से कट गए या कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आप ये नहीं कह पाए या आपको कहना चाहिए था जिस ज़बान में, कहीं कहीं कुछ खलिश महसूस नहीं, होती? मैं तो ज़बान से नहीं कटा, लेकिन कहीं कहीं महसूस होता है कि शायद, शिकायत नहीं है, लेकिन एक बहुत पुराना शेर मुझे याद आ रहा है कि ज़ाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर समझा और काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं। मुसलमान हूँ मैं, जी। तो हुआ यूँ कि एक फीलिंग है कि ये तो गैर मुस्लिम है और गैर उर्दूदां है, ये बाहर का आदमी है, हमारे उसमें आया है। और जो मेरे अपने हैं वो कह रहे हैं ये तो उर्दू वाला है। दोनों तरफ से एक मुसीबत है मेरे ऊपर, जिसको मैं बैलेंस करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आम तौर पे ज़ाहिर है कि उर्दू ही मेरी पहचान है। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ और उर्दू के शायर की हैसियत से ही मेरी पहचान है। लखनऊ, पंजाब, दोनों बहुत अलग शायरी है। आप मुझे ये बताएं कि लखनऊ में जो शायरी हो रही है इस वक्त, उसका फ्यूचर क्या है, और जो पंजाब में शायरी हो रही है उसका फ्यूचर क्या है? रंजीत साहब, मैं बहुत हैवी हार्ट ये बात कहना चाह रहा हूँ। अब वो शायरी अब दुनिया में कहीं भी हो रही हो, अब शायरी दो खानों में बट गई है। जी। एक मुशायरों की जो एक शायरी है, एक मुशायरे हमारे तहज़ीब का आईना हुआ करते थे, हमारे कल्चर का आईना हुआ करते थे। लेकिन अब जो मुशायरे हैं वो एक परफॉर्मिंग आर्ट बन के रह गए हैं। और मुशायरों में ज़्यादातर, सब नहीं, ज़्यादातर, क्योंकि मैं भी कभी कभी मुशायरों में जाता हूँ और अच्छी शायरी लोग भी सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब परफॉर्मेंस बेस्ड मुशायरों में क्या होता है कि कुछ शायरात होती हैं जो खुद नहीं लिखती हैं, खुश आवाज़ होती हैं, कलाम ले लेते हैं। कुछ शायर ऐसे होते हैं जो आजकल, एक बहुत बड़ी बात बताऊँ आपको कि एक अच्छा शेर जो है वो अखबार की सुर्खी बन सकता है और बनता भी है, लेकिन अखबार की सुर्खी कभी अच्छा शेर नहीं बन सकती। लेकिन आजकल अखबार की सुर्खियों को शायरी बनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। और मेरी लड़ाई इसी से है, इसलिए मेरी मुशायरों में शिरकत भी बहुत कम है, जाता भी बहुत कम हूँ और बुला भी बहुत कम जाता हूँ। बाहर के लोग कैसे सुनते हैं? देखिए, बाहर भी जाहिर है कि अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में वहाँ के रहने वाले तो उर्दू जानते नहीं हैं। तो जो लोग इस बर्रे सगीर के लोग जो वहाँ आबाद हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो वहाँ आबाद हैं, तो वो लोग हर साल वहाँ मुशायरे करते हैं और हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से शोरा को बुलाते हैं। तो वो चूँकि अपनी तहज़ीब से, अपनी ज़बान से, अपने कल्चर से बहुत दूर हैं, तो बड़े तरसे हुए लोग हैं। जी। तो वो इंतज़ार करते हैं साल भर कि कब कोई यहाँ मुशायरा हो, कब हिंदुस्तान पाकिस्तान के शायर आएँ और उनको सुनने का मौका मिले। मैंने अमेरिका में तो देखा है कई शहरों में, कई मुशायरों में तो लोग 5-5 घंटे की ड्राइव करके मुशायरा सुनने के लिए आते हैं। तो ये उनके अंदर जो एक ललक है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत मुशायरे होते हैं और हर लेवल के मेले ठेले के मुशायरे से लेकर और अच्छे हॉल में एक अदबी मुशायरा, हर किस्म के मुशायरे होते हैं। तो यहाँ पर वो कदर व कीमत नहीं है जो बाहर के मुल्कों में। मुशायरों में जो डिटेरिएशन आया है, मुशायरों में गिरावट आई है, मुसलसल हम देखी जा सकती है, इसका कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आप हर चीज़ को आपके बेडरूम तक पहुँचा दिया है। जी। एक शायर कहीं कलाम पढ़ता है तो लोग अपने घर में बेडरूम में बैठ के टीवी ऑन करते हैं, उस शायर को सुनते हैं। जी।
अब चूँकि एंटरटेनमेंट इतना हावी है हमारी ज़िंदगी पर जी कि शायरी भी उससे अछूती नहीं रही है। जी तो मुशायरों में भी अब कोशिश ये होती है कि ऐसी शायरी जो सामने बैठे हुए अहमद यूसुफ़ी ने एक बात कही थी कि वो शेर जो सामने बैठे हुए 10,000 लोगों को पढ़ते ही समझ में आ जाए, वो कुछ और होगा, शेर तो नहीं शेर हो नहीं सकता, होगा, जी है बिल्कुल। ना? तो लेकिन है क्या कि आजकल ऐसी शायरी पढ़ी जा रही है जो पढ़ते ही लोगों तक पहुंच जाए और लोग उसका मज़ा भी ले लें और हंस भी लें और खुश भी हो जाएं और वाह वाह भी कर दें। तो ज़ाहिर है जो शायरी का सफ़र है रंजीत साहब, वो एहसास का सफ़र है। वो एक दिल से दूसरे दिल तक का सफ़र करती है और वहाँ पहुँचने में वक्त लगता है। एहसास अपना एक सफ़र करता है, आपको वहाँ पहुँचने में वक्त लगता है। तो वो जो एक किताब की शायरी है, जो इत्मीनान से पढ़ते, वो अलग चीज़ है। और मुशायरों में जो एक परफॉर्मेंस है, वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात है। ये परफॉर्मिंग आर्ट नहीं हो गया है? परफॉर्मिंग आर्ट तो है ही, यही बिल्कुल परफॉर्मेंस का हिस्सा है। और इस बात का शायर ख्याल रखते हैं कि जो मुशायरा हो रहा है उसमें कुछ दूसरे शहरों के या दूसरे मुशायरों के भी ऑर्गेनाइजर्स बैठे होते हैं, तो उनको अपना अगला मुशायरा नज़र आता है उसमें कि मैं यहाँ, मुझे दाद मिलेगी, मैं यहाँ कामयाब होऊंगा, तो तब मुझे दूसरा मुशायरा मिलेगा। तो उनका तो ये धंधा है, वो बेचारे यही करते हैं। तो इसमें शायरी कहाँ? शायरी तो खत्म नहीं, हो गई। शायरी की शिकायत तो आप मत करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे शायर मुशायरों में नहीं जाते हैं। निदा फाजली जैसा शायर मुशायरों में जाता है, फ़रत एहसास मुशायरों में जाते हैं, और कई लोग हैं पाकिस्तान के, कई अच्छे शायर, अमजद इस्लाम अमजद, पीरज़ादा कासिम, अहमद फराज जाया करते थे। अब किश्वर नाहिद मुशायरों में जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन शाद साहब, ये जो है, जो आपने एक फहरिस्त बताई, इनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि हमारे यहाँ चूँकि मुशायरे बहुत ज़्यादा होते हैं, जी डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला है है ना? अब आप साल में 500 मुशायरे अगर होंगे पूरे हिंदुस्तान भर में, उसी हिसाब से शायर चाहिए, उसी हिसाब से ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस तो मिल जाती है, लेकिन शायर जो हैं वो हर जगह, तो जो ना शायर हैं, नए कहने वाले हैं। और फिर दूसरी एक बात और इधर हुई है कि मुशायरों में इधर पैसा बहुत आ गया है। हाँ, बहुत पेमेंट मिलती अहम है मुद्दा। शायरों को, हवाई जहाज़ के सफ़र, 5 स्टार होटल में ठहरना, दुनिया घूमना। तो वो जो एक लालच है, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ होना चाहिए, लेकिन आप जो आप लिख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, उसको जस्टिफाई तो करिए। आप इस लायक तो बनिए कि आपको कहीं इज्जत के साथ बुलाया जाए, आपको सुना जाए। अब आप हिंदुस्तान से बाहर जाएं और अपने मुल्क का नाम ख़राब करके चले आएँ, ज़ाहिर है कि आपके मुंह पे तो कोई नहीं कहता, लेकिन आपके पीठ पीछे जो है ये बातें होती हैं कि साहब इनको तो मिसरा सीधा करना नहीं आता साहब, ये तो ये सरके के शेर हैं। तो ये बातें अक्सर हमारे शायरों के साथ होती हैं। शाद साहब, जो आपका रंग है शायरी का, जो आपका लहजा है, जो आपके तेवर हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बहुत अलग हैं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? नहीं, रंग तो सबका अलग होना चाहिए, अपना अंदाज़ होना चाहिए, अपने बात को अपने तरीके पे कहना चाहिए। मेरा एक शेर बहुत मशहूर है, और महेश भट्ट जो है वो अपनी हर बात कहने के लिए मेरा शेर इस्तेमाल करते हैं कि क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज़ छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। अंदाज़ तो सबका अपना होना चाहिए, अपना एक मुनफरद लहजा होना चाहिए, और कभी दूसरे को कॉपी, देखिए आप किसी को कॉपी करेंगे तो जाहिर है कि आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होगी। अपना रास्ता बनाना, अपनी एक पहचान बनाना, चाहे वो जितनी भी छोटी सी पहचान हो आपकी अपनी पहचान, आपका अपना बनाया हुआ रास्ता, यही आपका ज़िंदगी का असासा है। जी, इस पहचान के लिए, इस शनाख्त के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, कितना मुश्किल रहा देखिए, है? पहचान तो कोशिश से नहीं बनती है। मेरे उस्ताद वाली आसिफ साहब कहा करते थे कि ये शायरी है, ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आप दौड़े और गले में तमगा पहन लिया। ये ज़िंदगी भर की मैराथन है, ज़िंदगी भर आपको चलना है। उसके बाद भी कोई मंजिल हासिल होगी कि नहीं होगी, आप कुछ नहीं कह सकते। मीर ने कहा था, इतना जाना कि कुछ नहीं जाना, हाय ये भी एक उम्र पर हुआ मालूम। क्या कहना है? तो आपको क्या हासिल होगा? अच्छा, ये कुछ हासिल, ये तो घाटे का सौदा है। जी, ये शायरी जो है, आप कभी मुशायरे में चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपको कुछ 4 पैसे मिल जाएं, वो अलग बात है, वरना तो ये सिर्फ जिया की दुकान है, घाटे का सौदा है, ये खून जलाने वाली बात है। इसके अलावा शायरी में आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आजकल शायर तो बहुत फ़ायदे में। हाँ, वो शायर कहाँ है? खुशबीर सिंह शाद मुशायरों व रसायल में यकसा तौर पर मकबूल हैं। कई बार अमेरिका, यूएई, कतर, पाकिस्तान, बहरीन, ओमान, सिंगापुर जैसे मुल्कों के मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं। हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में
उन्हें उनकी अदबी खिदमात के लिए कई बार नवाजा जा चुका है, जिसमें कुछ अहम अवार्ड्स पोएट्स ऑफ द ईयर अवार्ड नॉर्थ अमेरिका, हसरत मोहानी अवार्ड पाकिस्तान, जश्न अदब अवार्ड दिल्ली हिंदुस्तान, फैज सेंचुरी अवार्ड शामिल हैं। खैरों से क्या शिकवा करना, अपने धोखा देते। इसके अलावा शाद साहब की फिल्मों से भी वाबस्तगी रही है। महेश भट्ट की फिल्म धोखा के लिए उन्होंने गाने लिखे, वहीं फिल्म हल्ला बोल और कई फिल्मों में इनकी शायरी का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका की 7 प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में इनकी किताब ज़रा ये धूप ढल जाए मौजूद है। इनकी शायरी पर जम्मू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर बरकत अली को एमफिल की डिग्री से नवाजा गया। ये पहली किताब आपकी जाने कब मौसम बदले 1992 में शाया हुई, मंजर-ए-आम पर आई। बात अंदर के मौसम की 2014 में। ये 26 साल का जो मौसम बदलने का सिलसिला रहा, ये अंदर के मौसम तक आकर के जो आपने समोल लिया इसको, ये कैसा सफ़र रहा और आपकी शायरी जो है इन दिनों कैसे गुजरी, किन सफ़र में गुजरी, कैसे क्या आपको नए तजुर्बात हासिल हुए? मैं एक शेर आपका अभी मैं देख रहा था, जाने कब ये मौसम बदले में आपने कहा था, कुछ हादसे करीब रहे दिल से इस कदर, बरसों पुरानी बात लगी आज ही की बात। फिर आपने कहा कि एक हिजरत जिस्म ने की, एक हिजरत रूह ने, इतना गहरा ज़ख्म आसानी से भर जाएगा क्या। ये 2 शेर अलग रंग हमारे लिसनर्स को, हमारे नाज़रीन को सुनाइए। ऐसा है रंजीत साहब कि मुझे अपने उस्ताद वाली आसी का एक शेर याद आ रहा है, मतला याद आ रहा है कि यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है। तो जो शेर आपने मेरी पहली किताब से पढ़े, ये मेरी बिल्कुल नौजवानी की, अच्छा उस दौर में जब शायरी शुरू की थी, साहिर से मैं बहुत मुतासिर था, और ये एक फैशन के तौर पे दुख का इजहार और गम का इजहार, मतलब आग को दूर से देख के कि आग कैसी होती है, और अब जो शायरी है ये आग से गुजरने के बाद की शायरी है। जी। तो ये 26 साल जो ज़िंदगी की जो तपाया है, जो ज़िंदगी ने जो कुछ दिया है, साहिर ने कहा था कि जो दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने उसको हवादिस की शक्ल में नहीं लौटाया है। मैंने अंगारों को फूल बना के देने की कोशिश की है, अंगारे मैंने खुद अपने पास रखे और फूल पेश करने की कोशिश की है, लेकिन एक तजर्बा एक जो गुजरते हैं, जिससे आप पूरी लड़कपन से और इस उम्र तक, जाहिर है कि जो कुछ आप देखते हैं, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में होता है। आप रिश्तों को टूटता हुआ बिखरता हुआ देखते हैं, आप अपने अपनों की मजबूरियां देखते हैं, और आप चाहते हुए भी दिल में दर्द रखते हुए भी आप किसी के दर्दमंद नहीं बन सकते हैं, किसी के लिए कुछ। तो एक बड़ी छटपटाहट और एक बड़ी एक बेचारगी का एहसास जिससे इंसान गुजरता है। हर इंसान अपनी जगह इतना मजबूर है। तो ये आज की जो शायरी है, ख़ासतौर पे जो मेरे करीब शायरी है, ये मेरी ज़ात का इजहार है। जी। तो जाहिर है कि आपकी ज़ात जिस अग्नि परीक्षा से गुजरी है, जिन आग की लपटों से गुजर के यहाँ तक पहुँची है, तो उसी का जिक्र थोड़े से बदले हुए लहजे में, जाहिर है कि आग उगलना तो शायर का काम नहीं है जी। तो, लेकिन उस आग को जब्त करके और अब उस आग की हरारत को लोगों तक पहुँचाना, जी। अगर आप उसमें कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। तो साहब की मशहूर गज़ल है एक, जिसका ये शेर है कि ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी। उसका एक मक्ता जो है वो ये है कि न जाने शाद तेरी कब समझ में आएगा कि अब ज़मीर फरोशी हुनर का हिस्सा है। ये क्या वही दर्द है? जाहिर है हर सोचने वाला इंसान, हर गैरतमंद इंसान इस कर्ब से गुजरता है जी। कि ज़मीर को बेचे बिना, ज़मीर का सौदा किए बिना, कंप्रोमाइज़ किए बिना आप ज़िंदगी में आगे आदमी बढ़ नहीं सकता। और बड़ी एक बहुत बड़ा कर्ब है एक सच्चे शायर के लिए, सच्चे लिखने वाले के लिए। मेरा एक और शेर है कि सिवा हमारे किसी को खबर नहीं इसकी कि रहन रखी कई बार हमने गैरत भी। हर आदमी कभी ना कभी, चाहे अनचाहे, अपनी गैरत कहीं ना कहीं गिरवी, चाहे उसकी मजबूरी अपने बच्चों की वजह से या अपने घर वालों की वजह से या अपने अब चाहने वालों की वजह से, कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज़ करता है जी। लेकिन हर कदम पे कंप्रोमाइज़ करना, हर जगह,
तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है। बहुत आसान तरीका है, आप कंप्रोमाइज़ करिए और आगे बढ़ जाइए दूसरों को धकेलते हुए, या दूसरों के बनाए हुए रास्तों पे चलिए। तो शायद ये मेरा शेवा नहीं रहा है, मैंने इसीलिए अपना एक अलग रास्ता बनाने की कोशिश की है। मैं कितना कामयाब हुआ हूँ ये तो मैं नहीं जानता हूँ। शायद साहब कुछ अशार हमारे सुनने वालों के लिए जी जी, हमारे- मैं पेश करता हूँ। रगों में जहर खामोशी उतरने से ज़रा पहले, क्या कहने हैं, वाह। रगों में जहर खामोशी उतरने से ज़रा पहले, बहुत तड़पी कोई आवाज़ मरने से ज़रा पहले। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। ज़रा सी बात है कब याद होगी इन हवाओं को, मैं एक पैकर था ज़र्रों में बिखरने से ज़रा पहले। कोई सूरज से ये पूछे कि क्या महसूस होता है, बुलंदी से बुलंदी से नशेबों में उतरने से ज़रा पहले, मैं अशकों की तरह इस दर्द को भी जब्त कर लेता, मुझे आगाह तो करता उभरने से ज़रा क्या पहले। कहने हैं, सुभान अल्लाह। मैं अशकों की तरह इस दर्द को भी जब्त कर लेता, मुझे आगाह तो करता उभरने से ज़रा पहले। और हर तख्लीक़कार का एक कर्ब जी, कि बताओ। कहीं तस्वीर रुसवा कर न दे मेरे तसव्वुर को, हाँ, कहीं तस्वीर रुसवा कर न दे मेरे तसव्वुर को, मुसव्विर सोच में है रंग भरने से ज़रा पहले। सुभान अल्लाह, वाह। कहीं तस्वीर रुसवा कर न दे मेरे तसव्वुर को, मुसव्विर सोच में है रंग भरने से ज़रा पहले। और सुना है वक्त कुछ खुशरंग लम्हे लेके गुजरा है, सुभान अल्लाह, सुना है वक्त कुछ खुशरंग लम्हे लेके गुजरा है, मुझे भी शाद कर जाता गुजरने से ज़रा पहले। सुभान अल्लाह। मुझे भी शाद कर जाता गुजरने कुछ से। एक गज़ल और। जी मैं अर्ज़ करता हूँ एक गज़ल जो अभी हाल ही में, तो उसके मैं चंद अशार आपको जी, अता। अर्ज़ कर रहा हूँ कि शाम तक फिर रंग ख्वाबों का बिखर जाएगा क्या, शाम तक फिर रंग ख्वाबों का बिखर जाएगा क्या, वाह। रायगा ही आज का दिन भी गुजर जाएगा गुजर जाएगा क्या, क्या। शाम तक फिर रंग ख्वाबों का बिखर जाएगा क्या, रायगा ही आज का दिन भी गुजर जाएगा क्या। ढूंढना है घुप अंधेरे में मुझे एक शख्स को, ढूंढना है घुप अंधेरे में मुझे एक शख्स को, पूछना सूरज जरा मुझ में उतर जाएगा क्या। सुभान अल्लाह, वाह। ढूंढना है घुप अंधेरे में मुझे एक शख्स को, पूछना सूरज जरा मुझ में उतर जाएगा क्या। और शेर सुनिए साहब कि मानता हूँ घुट रहा है दम तेरा इस हब्स में, अगर यही जीने की सूरत हो तो मर जाएगा क्या। जी, वाह वाह। मानता हूँ घुट रहा है दम तेरा इस हब्स में, अगर यही जीने की सूरत हो तो मर जाएगा क्या। और सोच ले परवाज से पहले ज़रा फिर सोच ले, वाह। सोच ले परवाज से पहले ज़रा फिर सोच ले, साथ लेकर ये शिकस्ता बालों पर जाएगा क्या। सुभान अल्लाह, वाह सोच ले परवाज से पहले ज़रा फिर सोच ले, वाह। साथ लेकर ये शिकस्ता बालों पर जाएगा क्या। और साहब शेर देखें कि एक हिजरत जिस्म ने की, एक हिजरत रूह ने, वाह। एक हिजरत जिस्म ने की, एक हिजरत रूह ने, क्या अच्छा इतना गहरा जख्म आसानी से भर जाएगा शेर। क्या। सुभान अल्लाह, वाह। एक हिजरत जिस्म ने की, एक हिजरत रूह ने, इतना गहरा जख्म आसानी से भर जाएगा क्या, रायगा ही आज का दिन भी गुजर जाएगा क्या। एक हिजरत जिस्म ने की, एक हिजरत रूह ने, इतना गहरा जख्म आसानी से भर जाएगा क्या। बहुत शुक्रिया साद साहब, बहुत नवाजिश, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें अपने मुख्तलिफ़ पहलू से हमें नवाजा, हमें जानने का मौका दिया अपने बारे में। तो नाज़रीन, ये थे जनाब खुशबीर सिंह शाद। ऐसे ही हम अदब के अगले हिस्से में, अदब प्रोग्राम के अगले हिस्से में किसी और शख्सियत से आपका तारुफ़ कराएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।